अंतिम एक या दो बातें हैं, वो ये कि जब भी आपको किसी चीज का मूल्यांकन करना हो, किसी नई चीज का, तो उसका आधार जो बनेगा वो हमेशा बनेंगे मूल्य। मूल्यांकन का आधार होते हैं, ये है। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, दुनिया की लगभग हर चीज का मूल्यांकन रेडीमेड हमारे पास होता है। थोड़ा हमारे पेरेंट्स दे देते हैं, थोड़ा समाज, थोड़ा स्कूल, थोड़ा कॉलेज दे देता है। जैसे ये अच्छा है, ये बुरा है, इससे बच के रहो, ये ठीक नहीं है, इसकी संगति अच्छी नहीं है। आपको बचपन से खूब पट्टी पढ़ाई गई होगी ना इस तरह की। इनको हम पढ़ेंगे एटीट्यूड्स में कि कैसे ये बनते हैं, क्यों बनते हैं। अधिकांश मामलों में हमारा मूल्यांकन पहले से तय होता है। जैसे अगर आप हिंदू परिवार में हैं तो हो सकता है कि आपने अपने आसपास के माहौल में सुना हो कि यार ये मुसलमान ना अच्छे नहीं होते हैं। आपका मूल्यांकन पहले से फिक्स है। आपने कभी इस पे पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं समझी, तो मन में बैठा हुआ है। मुसलमान के मन में इसका उल्टा बैठा हुआ है, तो मूल्यांकन हुआ पड़ा है। अब मान लीजिए कि इन दोनों व्यक्तियों के सामने पहली बार एक यहूदी आ गया। उसके बारे में घर में बात नहीं हुई कभी, ना स्कूल में बात हुई कभी। अब इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? या घरों में छोटे बच्चे हमेशा से खेलकूद करते ही रहे हैं, शरारत करते रहे हैं, तो मूल्यांकन माता पिता हाथ और पैर से करते ही रहते हैं उनका। मान लीजिए कोई नई चीज आ गई और बच्चा कह रहा है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी चीज है, हमारी स्कूल की मैम ने बताया है, और पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे कि इसका इस्तेमाल करने दें या ना करने दें इसको। तो वो टटोलना चाह रहे हैं कि उसका मूल्य इसके हित में है या नहीं है। जब भी किसी नई वस्तु का मूल्यांकन करना होगा, आप हमेशा उसको टटोलेंगे अपने मूल्यों के आधार पर कि क्या वो आपके मूल्यों को साधने में सहायक है या बाधक है। अगर सहायक है तो आप कहेंगे हाँ ये अच्छा है, बाधक है तो आप कहेंगे नहीं ये बुरा है। तो किसी भी नई चीज का मूल्यांकन करने में हम मदद लेते हैं अपने मूल्यों की। और अंतिम बात है कि मूल्य एक वरीयता क्रम में होते हैं, एक अधिक्रम में होते हैं, एक हिरार्की में होते हैं। अनेक तो हैं ही, तो अनेक हैं तो इनकी आपस की एडजस्टमेंट कैसे है, तो उसके लिए एक हिरार्की बनती है। उस हिरार्की को हम समझने का प्रयास करते हैं मोटे तौर पर, और सूक्ष्मता से उसको बाद में समझेंगे। वैसे हिरार्की का मतलब होता क्या है? अब ये मत कहना कि अधिक्रम होता है। आमतौर पर हिरार्की की शेप ये होती है, आपके ये तो त्रिभुज है, हाँ त्रिभुज के शेप में ही हिरार्की काम करती है। जैसे एक संगठन में कुल 100 लोग काम करते हैं तो एक होता है उनका मुखिया, ठीक। क्या लिखा है? नरेंद्र मोदी, नमो नमो। और फिर क्या होता है, 2-3 होते हैं मुखिया के निकटतम सहयोगी। अभी तो एक ही है, अमित शाह, और फिर 2-3 लोग जोड़ लीजिए। उसके बाद फिर मान लीजिए कि 5 लोग यहाँ हो गए, फिर उनके अधीनस्थ मान लीजिए 10 हो गए, उसके अधीनस्थ मान लीजिए 50 हो गए। ऐसे करते करते कुल 100-200 लोगों का संगठन है। और इस संगठन में इसी क्रम में अधिकार हैं, जो सबसे ऊपर है उसका आदेश सबको मानना होगा। बिना अधिक्रम के दुनिया में कोई सिस्टम अभी तक तो नहीं चला है। हालांकि मार्क्सवाद कहता है कि अधिक्रम नहीं होना चाहिए, साम्यवादी बराबरी होनी चाहिए, लेकिन अब तक का अनुभव यह है मानव सभ्यता का कि बिना हिरार्की के सिस्टम्स चल नहीं पाते हैं। मधुमक्खियों तक में हिरार्की पाई जाती है। एक रानी मधुमक्खी होती है और बाकी उसकी फॉलोअर्स। तो अधिक्रम केवल ह्यूमन सोसाइटीज का पार्ट नहीं है, वो एक्स्ट्रा जो सोसाइटीज है ह्यूमंस के अलावा उनमें भी कहीं कहीं दिख जाता है। तो अब इन मूल्यों को हम समझने का प्रयास करें कि मूल्यों में हिरार्की कैसे काम करती है।